हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। चलिए आज पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल सदिश, विद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश तो नहीं सुना? अब तक तो क्षेत्रफल को अदिश पढ़ा है, तो यहां कैसे क्षेत्रफल सदिश हो गया? हो सकता है अगर किसी सदिश क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल है तो उसे सदिश ही माना जाता है। जैसे अगर ये मान लें कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इसमें आपने कोई पृष्ठ रख दिया है, मान लो आयताकार पृष्ठ है ये। तो अब इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं, या ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में ये रखा है, और विद्युत क्षेत्र होती है एक सदिश राशि। तो इस क्षेत्रफल का प्रत्येक बिंदु सदिश की तरह व्यवहार करता है, जैसे एक सदिश हो। अगर ये मान लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल a है, तो अब इस क्षेत्रफल को हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश, और इसे प्रकट करते हैं कैपिटल A, वेक्टर ए। अब इस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण क्या होगा? परिमाण होगा इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। क्षेत्रफल कितना है? A। अब जब सदिश हो गया तो सदिश की तो दिशा भी होती है। इस क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी? इस क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती। यूनिट वेक्टर n, एकांक सदिश n, इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता। समझे बच्चों? तो ये कह सकते हैं कि वह सदिश जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर और दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, ऐसे सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ऐसे सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। किसी भी आकृति का हो सकता है ये पृष्ठ, इस प्रकार भी हो सकता है। तो यहां अगर कोई क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यहां भी हो सकता है, इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। क्लियर बच्चों? नोट करेंगे इसे। क्या नोट करेंगे? वह सदिश जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल सदिश कहलाता।
क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर। यदि क्षेत्रफल सदिश सदिश ए है तो ये बराबर होगा यूनिट वेक्टर n और a के परिमाण के। क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित किया है इस सूत्र ने। यहां n कैप एकांक सदिश है जो केवल इस सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर सदिश a अपॉन सदिश a का परिमाण। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चों? नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप इसको। दूसरा टॉपिक विद्युत फ्लक्स। किसी भी बंद पृष्ठ से उस पृष्ठ के तल के लंबवत, कोई भी बंद पृष्ठ है और उस पृष्ठ के तल के लंबवत उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब देख, मान लिया ये कोई आयताकार पृष्ठ है, ये कोई आयताकार पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र में रखा है विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं इसके तल के लंबवत ऐसे गुजर रही हैं इसके अंदर से। तो इन बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी क्षेत्रफल जो किसी सदिश क्षेत्र में रखा है, कोई भी क्षेत्रफल जो सदिश क्षेत्र में रखा है वो भी एक सदिश होता है जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ये जो पृष्ठ हमने इसमें रखा है जिससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा और जिसकी दिशा कैसे हमने बताई थी, इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की। क्लियर बच्चों? दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि विद्युत बल रेखाएं पूरी तरह से पृष्ठ के लंबवत ना गुजर रही हो, ऐसे लंबवत ना गुजर रही हो, किसी दूसरे एंगल पर गुजर रही हो। लेकिन इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहां होगा? वो तो ऐसे ही रहेगा भाई। क्लियर? इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच कोई कोण आ गया। अब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर नहीं है, एक दूसरे से थीटा कोण पर। यह भी हो सकता है कि इस पृष्ठ को हमने 90 डिग्री घुमा दिया, इस पृष्ठ को 90 डिग्री घुमा दिया है। अब कोई भी विद्युत बल रेखा इस पृष्ठ के आर पार नहीं गुजर रही, कोई भी बल रेखा इस पृष्ठ के आर पार नहीं गुजर रही है। जब हमने 90 डिग्री घुमा दिया है तो क्षेत्रफल वेक्टर भी घूमकर कहां गया है? 90 डिग्री। बात समझ आई बच्चों?
विद्युत बल रेखाओं के और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। इस पहली अवस्था में विद्युत बल रेखाओं की अधिकतम संख्या इस पृष्ठ से होकर गुजरती है। जब थोड़ा हमने इसे घुमा दिया है तो कुछ कम हो गई, लेकिन जब 90 डिग्री घुमा दिया, 90 अंश के कोण पर हमने इसे घुमा दिया है, तो कोई भी बल रेखा इस पृष्ठ के अंदर से नहीं गुजरी। यहां तक क्लियर? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ही हमने ये दी थी आपको। किसी पृष्ठ के तल के लंबवत उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स यहां अधिकतम, यहां कम हो गया है और यहां 0, कोई नहीं गुजर रहा, इस पृष्ठ से कुछ नहीं गुजर रहा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक आयताकार कुंडली है, विद्युत क्षेत्र की दिशा यूं, इसके आर पार विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। जब आपने इसे ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया, ऐसे कर देंगे तो क्षेत्रफल सदिश होगा ये, और विद्युत बल रेखाएं यूं। लेकिन 90 डिग्री ऐसे 90 अंश पर घुमा दिया तो बल रेखाएं यहां टकराएंगी, यहां पार नहीं होंगी। क्लियर? चलिए पहले परिभाषा इसकी नोट करेंगे। किसी बंद पृष्ठ के तल के लंबवत पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रकट करते हैं। क्लियर बच्चों? तो फाई ई होता है, फाई ई बराबर वेक्टर ई और वेक्टर ए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। आप जानते हैं कि जब इसे डॉट गुणन को यहां से हटाया जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? चित्र में थीटा क्या है? यहां है थीटा। क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत बल रेखाओं के बीच बना कोण, या ये कह सकते हैं पृष्ठ के तल पर उठाए गए अभिलंब और विद्युत बल रेखाओं के बीच बना कोण। बात समझ आई बच्चों? यहां तक आप इसे नोट कर लें, फिर साफ करते हैं इसको। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ई cos थीटा ए। ई cos थीटा क्या है? ई cos थीटा क्या है इसे देख लेते हैं। ये एक समतल पृष्ठ हम लोगों ने लिया और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये, परंतु
बल रेखाओं की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। बल रेखाएं ऐसे गुजर रही, ऐसे गुजर रही। क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा एंगल बना, क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा कोण बना दिया है, पृष्ठ को घुमा दिया है। तो इस प्रकार अगर ए इस तरफ और थीटा कोण पर है विद्युत क्षेत्र, बीच का कोण है थीटा, तो ई को दो घटकों में तोड़ा जा सकता है। ई को दो घटकों में तोड़ा जा सकता है। कौन कौन से दो घटक? एक ये और दूसरा ये। ऊर्ध्वाधर घटक ई साइन थीटा और ई कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में चले गए हैं। ये कह सकते हैं सदिशों के समतलीय घटक आपने तोड़ दिए हैं। अब देखो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में कौन सा घटक है? कौन सा? अरे ये वाला ई कोस थीटा, ई कोस थीटा। तो क्या हुआ ई कोस थीटा? क्या मतलब हुआ ई कोस थीटा का? ई कोस थीटा मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक, विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का या पृष्ठ के तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र का घटक, या पृष्ठ के तल के लंबवत, पृष्ठ के तल के, पृष्ठ के तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र का घटक। समझ आ गया होगा? अब प्रश्न यह उठता है थीटा क्या है? फिर थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा, अरे कौन सा कोण है थीटा? बताए। ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश। और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। या ये कहिए पृष्ठ के तल पर उठाए गए अभिलंब, ये है अभिलंब। अभिलंब की दिशा में होता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण, या पृष्ठ के तल पर उठाए गए अभिलंब और क्षेत्र की दिशा के बीच बना कोण। पृष्ठ के तल पर उठाए गए अभिलंब तथा विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण। पता लग गया बच्चों? थीटा क्या है? पृष्ठ के तल पर उठाए गए लंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, या क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। समझ आ गया? नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको देख लीजिए।
नोट कर लें। विद्युत फ्लक्स कब अधिकतम और कब न्यूनतम, कम ज्यादा होगा, कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, कैसे पता लगाएं? विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा कब होगा भाई? जब थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0। तो यार थीटा बराबर 0 का क्या मतलब है बताओ? थीटा बराबर 0 ये समतल पृष्ठ ये क्षेत्रफल सदिश और ये विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल सदिश के समांतर हैं। विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल सदिश के समांतर हैं, ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के समांतर है। पर एक बात और भी तो है, क्या? जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत ही तो है, पृष्ठ के लंबवत ही तो है, ये है पृष्ठ, ये है पृष्ठ का तल और बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, या ये देख लीजिए ऐसे गुजर रही हैं, ये तल और बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, और क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे ही। तो पृष्ठ के तल के लंबवत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जब बल रेखाएं पृष्ठ के तल के लंबवत होती हैं तो उस समय थीटा का मान 0 होता है, ई और ए के बीच थीटा बराबर 0। क्लियर बच्चों? सो फाई ई बराबर ई ए cos 0 और cos 0 का मान 1 होता है, और फाई ई बराबर ई ए। कब होगा ये? जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत होता है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम होगा। न्यूनतम कब होगा? विद्युत फ्लक्स न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम कब होगा? विद्युत फ्लक्स न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम होगा कब होगा भाई? जब थीटा बराबर 90 अंश। कैसे? थीटा बराबर 90 अंश कैसे होगा? ये समतल पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे
और विद्युत क्षेत्र ऐसे, विद्युत क्षेत्र ऐसे। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 अंश। कैसे हुआ 90 अंश? पहले पृष्ठ ऐसे खड़ा था, आपने ऐसे घुमा दिया, बल रेखाएं यहां टकराएंगी। क्षेत्रफल सदिश, जब पृष्ठ ऐसे था तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे, जब आपने घुमा दिया तो क्षेत्रफल सदिश हो गया ऐसे, बल रेखाएं आ रही हैं ऐसे। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जब पृष्ठ का तल बल रेखाओं के समांतर होता है, जब पृष्ठ का तल बल रेखाओं के समांतर होता है तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है, विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होता है, सॉरी, विद्युत फ्लक्स न्यूनतम, न्यूनतम होगा। फाई ई बराबर ई ए कोस 90 और कोस 90 हो गया 0, दैट इज फाई इक्वल्स टू 0। कोई भी बल रेखा पृष्ठ के भीतर से नहीं गुजरे, अर्थात जब पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होता है। यही कंफ्यूजन होता है जब हम कहते हैं पृष्ठ का तल बल रेखाओं के लंबवत है, तो हमने रख दिया थीटा बराबर 0। अरे थीटा है क्या, ये समझिए थीटा है क्या? थीटा है पृष्ठ के तल पर उठाए गए अभिलंब और बल रेखाओं के बीच का कोण। तो इस समय बल रेखाएं पृष्ठ के तल के लंबवत ही तो गुजर रही हैं। ई और ए के बीच का कोण इस समय 0। जब कहा पृष्ठ का तल बल रेखाओं के समांतर है, बल रेखाओं के समांतर, तो उस समय स्थिति सदिश या पृष्ठ के तल पर उठाए गए अभिलंब और बल रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश। यही कंफ्यूजन होता है, यही आप भ्रमित हो जाते हैं। जब कहा जाए कि पृष्ठ का तल बल रेखाओं के लंबवत है तो थीटा बराबर 0, और जब पृष्ठ का तल बल रेखाओं के समांतर है तो थीटा बराबर 90। क्लियर बच्चों? नोट कर लें, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसको कहते हैं? संख्या को। तो कैसी भौतिक राशि हुई? सदिश की अदिश? अदिश, क्योंकि संख्या है। किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि। मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, फाई ई का मात्रक। मात्रक आता है निकालना भाई? बताओ। अरे फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। कोस थीटा का मात्रक
होता ही नहीं है। कोस थीटा मात्रक ही, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इसको हटा दो। आपके पास क्या बचा, ई ए। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अरे न्यूटन और बटे कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और भी चेंज कर सकते हैं। एक तो मात्रक हुआ ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इसे थोड़ा चेंज कर दें, अगर आप देखें, देख लो, न्यूटन को हम लिखेंगे न्यूटन मीटर और फिर लिखेंगे कूलम। अरे ये क्या कर दिया भाई, कुछ नहीं किया, मीटर स्क्वायर को अलग अलग लिख दिया है, न्यूटन मीटर अपॉन कूलम तो मीटर। ये क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर। सोच के बताओ, न्यूटन मीटर जूल, ये हो गया जूल बटे कूलम, और ये बचता है मीटर। और जूल बटे कूलम क्या होता है, अरे वोल्टा 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 वोल्ट, वोल्ट नहीं वोल्ट। तो क्या मात्रक बचा भाई, वोल्ट मीटर। क्या मात्रक बच गया, वोल्ट मीटर। ये भी इसका मात्रक होता है और ये भी इसका, जो चाहे लिख सकते हैं। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालें, विमीय सूत्र भी ऐसे ही निकलेगा। चलिए निकालते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, कोस थीटा का ना तो मात्रक ना ही विमीय सूत्र, बेचारा काम के बोझ का मारा, ना ही विमीय सूत्र है और ना ही मात्रक, तो इसको फेंक दो अलग। फाई ई बराबर ई ए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, F अपॉन Q, याद होगा, और ये है क्षेत्रफल। F का विमीय सूत्र mLT की पावर -2 और आवेश का AT, और भाई A का L स्क्वायर। क्या हो गया, L स्क्वायर और L की पावर 3, L की घात 3। A को ऊपर ले जाएंगे, T को ऊपर ले जाएंगे, My L की घात 3, T जब ऊपर आएगा एक और माइनस हो गया, तो T हो गया -3, और A जब ऊपर आएगा तो ये भी माइनस का। तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र mL3 T की घात -3 A की घात -9। क्लियर बच्चों, नोट कर लें, इसे साफ करेंगे फिर इसको, नोट कर लीजिए। समतल पृष्ठ की बात कर रहे थे, अरे कहीं रास्ते से जाएंगे तो हमेशा सपाट रास्ता नहीं मिलेगा, स्मूथ नहीं मिलेगा, उबड़ खाबड़ भी मिलता है, उबड़ खाबड़ रास्ता भी मिलता है। तो क्या होता है वहां, क्या होता है, ब्रेक लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, ब्रेक। कोई पृष्ठ ऐसा मिल गया आपको भाई, समतल पृष्ठ नहीं है। अभी तक हम बात कर रहे थे समतल पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा तो कैसे करेंगे, असमतल पृष्ठ, या फिर ये कहें कि विद्युत क्षेत्र असमान है, असमतल पृष्ठ।
अब इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात करें? ये तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। जिग जैग तो नहीं है, पर टेढ़ा मेढ़ा है, लकवाग्रस्त सा प्रश्न लग रहा है, लकवे का मरीज है। इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए पहले इसे छोटे छोटे क्षेत्रफलों में डिवाइड कर लेंगे, तोड़ लेंगे छोटे छोटे क्षेत्रफलों में इसको हम तोड़ लेंगे। जैसे एक क्षेत्रफल यहां है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल यहां है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल यहां है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग होगी और इसकी दिशा अलग होगी। अब कैसे ज्ञात करें भाई? इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से और इससे गुजरने वाले फ्लक्स को पहले निकाल लेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। ये क्षेत्रफल निकालने के बाद सबको जोड़ देंगे। इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है? थीटा 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 कितना होगा? E1 dA, इससे पाई E2 dA2 E3 है भाई, 3 है, 3 ये है 4 dA4, यहां E2 dA2। क्लियर? सबको जोड़ देंगे, कुल फ्लक्स E पाई नेट E1 dA1 प्लस E2 डॉट dA2 और ऐसे या समेसन E dA, E डॉट dA। किसी भी सूक्ष्म क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तभी एक समान माना जा सकता है अगर वो क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल अति सूक्ष्म हो। अति सूक्ष्म अर्थात dA टेंड्स टू 0, dA टेंड्स टू 0। अगर ये बहुत ज्यादा छोटा क्षेत्रफल है तो हम इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक समान मान सकते हैं। तो फिर हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को पृष्ठ समाकलन के रूप में लिख सकते हैं। तो नेट फ्लक्स जो पास होगा इस पूरे पृष्ठ से, हम उसे पृष्ठ समाकलन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के मान को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कब? जब पृष्ठ समतल नहीं है या विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं, तो उस स्थिति में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ समाकलन के रूप में लिखा जा सकता है और
ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? छाप लें, इसे साफ करेंगे। छाप लिया? चलो आगे बताते हैं। अब मान लो ये पृष्ठ है कोई आपके पास, ये कोई पृष्ठ है और विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इसके अंदर से ऐसे। ऐसे तो जितने फ्लक्स ने यहां से एंट्री की, जितनी बल रेखाओं ने यहां से एंट्री की, यहां से प्रवेश किया, उतनी बल रेखाएं बाहर निकल गई। तो अगर मैं पूछूं इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा भाई? 0। जितना यहां से प्रवेश किया उतना ही निकल गया। इसे एक तरह से और समझ सकते हैं, जिस बिंदु पर विद्युत फ्लक्स प्रवेश करता है वहां फाई ई ऋणात्मक, ऐसा होता है ऋणात्मक, और जहां से निकलता है जिस बिंदु से वहां फाई ई धनात्मक। जिस बिंदु पर प्रवेश करेगा ऋणात्मक, जिस बिंदु पर प्रवेश करेगा ऋणात्मक होगा, और जिस बिंदु पर निकलेगा वहां धनात्मक, जिस बिंदु पर निकलेगा वहां धनात्मक होगा। यहां से कुछ फ्लक्स ने प्रवेश किया लेकिन उतना ही निकल गया। कुल विद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हुआ? 0। क्यों? जितना एक सिरे से प्रवेश करता है दूसरा उतने सिरे से ही निकल जाता है। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे। इसके बाद पढ़ेंगे अगला टॉपिक विद्युत फ्लक्स के बाद। अब पढ़ते हैं गॉस का नियम। क्या कहते हैं गॉस साहब विद्युत फ्लक्स के बारे में? निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कोई भी बंद पृष्ठ और उससे घिरा कुल आवेश, उस कुल आवेश का 1/ε0 गुना विद्युत फ्लक्स उस पूरे पृष्ठ से गुजरेगा। ये गॉस का नियम है। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, अगर कुल फ्लक्स पूरे पृष्ठ से फाई ई है तो वो बराबर होगा Q/ε0, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पृष्ठ समाकलन E.dA बराबर Q/ε0। जहां ये ε0 क्या है बच्चों? जानते हैं इसे? जानते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अगर निर्वात या वायु को छोड़कर कोई माध्यम है जिसके भीतर Q आवेश रखा है, तो उस स्थिति में गॉस के नियम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, Q/ε0 इंटू K। क्या है K? पहचान लिया बच्चों? पहले चैप्टर में पढ़ा था, माध्यम का प्रावैद्युतांक। उस माध्यम का
प्रावैद्युतांक के माध्यम का प्रावैद्युतांक। ये गॉस के नियम का कथन है। चलिए इसे सिद्ध करके देखते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। सिद्ध करना। सबसे पहले एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। मान लो एक गोलाकार बंद पृष्ठ, गोलाकार बंद पृष्ठ है और इसके केंद्र पर प्लस स्मॉल क्यू एक बिंदु आवेश रखा है और इसके केंद्र से r दूरी पर यहां कोई बिंदु P है, r दूरी पर कोई बिंदु P, इस बिंदु P पर इस बिंदु P से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा ये हमें निकालना। तो इसके लिए इस बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं। एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, एरिया एलिमेंट, एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं जिसकी दिशा इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। कहां की ओर होगी? इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दिए इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल है, प्लस क्यू आवेश है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही होगी। क्लियर बच्चों? तो यहां डीए और थीटा के, डीए और ई के बीच बना कोण 0, अर्थात डीए और ई एक दूसरे के समांतर है। अब ये जो फ्लक्स इस प्लस क्यू आवेश के कारण है, ये केवल यहीं से तो गुजरेगा नहीं, यहां से भी गुजरेगा, ये यहां से भी गुजरेगा, यहां से भी गुजरेगा, यहां से भी गुजरेगा, यहां से भी गुजरेगा, ऐसे। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और चूंकि केंद्र पर इसके ये आवेश रखा है, केंद्र पर आवेश रखा है इसके, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही होगी। डी ए वेक्टर ई डी ए समझ में आया बच्चों? इस पूरे गोलाकार पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा, इसके लिए हम इसके चारों ओर आर दूरी पर छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं और जिनका क्षेत्रफल हमने लिया डीए। क्योंकि विद्युत क्षेत्र में सूक्ष्म क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश डीए जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की। क्लियर बच्चों? तो बिंदु P से होकर गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स कितना होगा? छोटा सा क्षेत्रफल, तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी, ई डॉट डी। बात समझ आई बच्चों? या क्या लिख दें इसको? ई डी ए कोस थीटा की जगह क्या? जीरो, कोस जीरो। सिंस कोस जीरो इक्वल्स टू 1, कोस जीरो का मान 1 होता है, इसलिए डी फाई ई आपके पास बच जाता है ई डी। ये वो फ्लक्स है जो बिंदु P से पास होता है, जो बिंदु P से गुजरता है, लेकिन Q के कारण फ्लक्स इस पूरे पृष्ठ से गुजरता है, पूरे पृष्ठ से। क्लियर बच्चों? इसको नोट कर लें, नोट कर लीजिए इसको, फिर साफ करते हैं। बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी, लेकिन पूरे पृष्ठ से कितना गुजरेगा? पूरे पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पृष्ठ समाकलन डी फाई ई, और डी फाई ई की वैल्यू है ई डी ए। सो ई डी ए इस पूरे पृष्ठ पर इस केंद्र से जहां प्लस क्यू आवेश रखा है, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, त्रिज्या है इस गोलाकार पृष्ठ की, त्रिज्या हर जगह बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां भी सब जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ई नियत है और नियत राशि का समाकलन नहीं, ई डॉट डी। बात क्लियर? पृष्ठ समाकलन डीए यानी पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये मान लें इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो इसको लिखा जा सकता है ई ए। क्योंकि गोलाकार पृष्ठ है, गोलाकार पृष्ठ, और इसकी त्रिज्या आर है, तो गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह हम लिख सकते हैं ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर। ये कुल फ्लक्स इस पूरे गोलाकार पृष्ठ से गुजर रहा है। समीकरण नंबर 1 इसको हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना, ई का मान कितना है? प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश रखा है, यहां आर दूरी पर ज्ञात कर रहे हैं, तो आर दूरी पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी होगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस
ई की वैल्यू को, इस ई के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, इसे समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कौन सी? ये फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। समझ आ गया भाई? अब मारकाट होगी, मारकाट होगी। मारकाट के दौरान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, क्या बचा आपके पास? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही है गॉस का नियम, यही है गॉस का नियम। इसे दूसरे प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, पृष्ठ समाकलन E डॉट dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आई बच्चों? नोट करने चाहे तो नोट कर लें, नोट कर लीजिए इसको, फिर साफ कर देंगे। नोट करिए। बंद पृष्ठ के भीतर अगर प्लस क्यू आवेश रखा है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा? कि ये आवेश पृष्ठ के बाहर रखा हो, यदि प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रखा हो तो, अगर बंद पृष्ठ के बाहर रखा है तो फिर पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? प्लस क्यू आवेश रखा है यहां और पृष्ठ है यहां, इससे गुजरने वाला फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं पास होंगी, तो कुल फ्लक्स, क्या कुल फ्लक्स इतना ही होगा जितना बंद पृष्ठ के भीतर जब प्लस क्यू आवेश रखा था तब था? नहीं। इससे पहले टॉपिक में हमने फ्लक्स के बारे में आपको बताया था कि जिस बिंदु पर फ्लक्स प्रवेश करता है माइनस फ्लक्स होता है, और जहां से वो निकलता है वहां विद्युत फ्लक्स प्लस होता है। अगर इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की बात करें तो इस हिसाब से फ्लक्स है 0। यहां से जितने फ्लक्स ने प्रवेश किया उतना ही निकल गया बाहर। जितने फ्लक्स ने इस पृष्ठ में प्रवेश किया था उतना ही फ्लक्स बाहर निकल गया। तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 है। जितने फ्लक्स ने प्रवेश किया, प्रवेश यहां से किया और यहां से बाहर निकल गया, जितने फ्लक्स ने प्रवेश किया उतना ही फ्लक्स बाहर निकल गया। तो इस बंद पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स 0 है। बात समझ आई? कैसे 0? जब प्लस क्यू आवेश पृष्ठ के बाहर रखा है तो पृष्ठ से जितना फ्लक्स प्रवेश करता है पृष्ठ में उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाता है। तो नेट फ्लक्स, कुल फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 होगा। नोट करते हैं इसको, क्योंकि पृष्ठ से जितना फ्लक्स
पृष्ठ में जितना फ्लक्स विद्युत फ्लक्स प्रवेश करता है उतना ही फ्लक्स दूसरे सिरे से निकल जाता है। अतः पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होगा। बात समझ आई बच्चों? नोट करना चाहे तो नोट कर लें आप इसे, फिर साफ करते हैं। नोट कर लीजिए। प्लस क्यू आवेश जब बंद पृष्ठ के बाहर रखा था तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 था, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बाहरी आवेश रखा हो, अंदर भी रखा हो सकता है, बाहर भी रखा हो सकता है। अर्थात ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें एक आवेश यहां रखा है Q1, एक रखा है Q2, और भाई साहब एक आवेश यहां बाहर भी रखा है Q3। अब अगर यहां कोई हम क्षेत्रफल अवयव मानते हैं, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, इससे पास होने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? प्लस Q1 आवेश प्लस Q2 आवेश और प्लस Q3 आवेश, कितना फ्लक्स होगा? इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण। क्या फॉर्मूला लिख दूं? विद्युत फ्लक्स का बताएं। 1/ε0 में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन आवेश तो 3 हो गए इस बार। अभी तक तो आवेशों की बात कर रहे थे। ये एक आवेश है, एक बाहर रखा था, पहले एक अंदर रखा था, लेकिन अब बाहर भी रखे अंदर भी रखे। पर ध्यान दीजिए, गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ से घिरे आवेशों की बात करता है। गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है बंद पृष्ठ से घिरा आवेश। यहां हमने एक बाहर आवेश रखा था, उसके कारण फ्लक्स 0, तो इसके कारण Q3 के कारण तो फ्लक्स, इस बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो कुल फ्लक्स किन आवेशों के कारण? Q1 और Q2 के कारण, केवल Q1 और Q2 के कारण। कुल फ्लक्स इस अवस्था में Q1 प्लस Q2 अपॉन ε0 या पाई E बराबर Q नेट। कितना आवेश अंदर रखा है? कुल आवेश कितना रखा है? कुल आवेश कितना हो गया अंदर? Q1 प्लस Q2। क्लियर बच्चों? ये जो Q3 आवेश है, यहां विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र, इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, ये बात ध्यान दीजिए। यहां Q3 विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र रहेगा, इसका इस दिशा में रहेगा E1, और इसके कारण यहां इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन विद्युत फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि गॉस क्या बात करते हैं? वो केवल बंद पृष्ठ से घिरे आवेश की बात करते हैं।
और हमने यहाँ आपको ये प्रूफ करके भी दिखाया है कि जो बाहर आवेश रखा है उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होता है, तो इसके कारण फ्लक्स तो जीरो होगा। ड्यू टू दिस आवेश दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। इस चार्ज के कारण, इस आवेश के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होगा। क्लियर? नोट करना चाहे तो नोट कर लें आप इसे, फिर साफ करेंगे। साफ करते हैं इसको। अभी गोलाकार पृष्ठ हमने बताया आपको, लेकिन पृष्ठ तो किसी भी आकृति का हो सकता है, किसी भी आकृति का पृष्ठ हो सकता है। उससे गुजरने वाले फ्लक्स को ज्ञात करना गॉस के नियम अनुसार। तो गॉस के नियम में यह बताया गया है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन कहीं भी पृष्ठ की आकृति का जिक्र नहीं है, उसकी आकृति और उसके आकार का जिक्र नहीं है। अगर ऐसे मान लें कि ये एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार पृष्ठ और यहां आवेश रखा है कि, तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? इसके भीतर आवेश क्यों रखा है तो कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। दूसरी आकृति हो सकती है, घनाकार वस्तु भी हो सकती है इसके अलावा। यहां प्लस Q आवेश आपने रख दिया है घनाकार वस्तु के बीच, तो वस्तु के आकार से कोई मतलब नहीं है। फ्लक्स कितना पास होगा? कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन। अभी गोलाकार आकृति के लिए हमने निकाल के दिखाया आपको। अगर सेंटर पे Q आवेश रखा है तो कुल फ्लक्स कितना पास होगा इस बंद पृष्ठ से? Q अपॉन एप्सिलॉन। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसे नोट करके लिख लेंगे। गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकार या आकृति पर यह निर्भर नहीं करता। क्लियर बच्चों? नोट करना चाहें तो नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए। पृष्ठ के आकार और आकृति पर तो निर्भर करता ही नहीं है फ्लक्स। दूसरी बात यह भी है कि ये इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि पृष्ठ के भीतर कोई भी पृष्ठ किसी भी आकृति का आवेश रखा कहां है, इस बात से भी इसका कोई मतलब नहीं। गॉस के नियम अनुसार कुल विद्युत फ्लक्स जो बंद पृष्ठ से गुजरेगा उसका मतलब इस बात से नहीं है कि आवेश यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि आवेश यहां रखा है
तो भी कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। सेंटर पे रखा है, केंद्र पे रखा है, तो भी फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अगर यहां रख देते इसमें आवेश तो भी फ्लक्स यही होता, यहां रख देते तो भी फ्लक्स यही होता, इसमें यहां रख देते तो भी फ्लक्स यही। क्लियर बच्चों? अतः कुल फ्लक्स इस बात पर भी निर्भर नहीं करता कि आवेश पृष्ठ के भीतर किस स्थान पर रखा है। क्लियर बच्चों? इस बात पर भी निर्भर नहीं करता कि आवेश रखा कहां। एक बात और नोट करेंगे, यदि आवेश बंद पृष्ठ के केंद्र पर रखा, केंद्र पर रखा है और पृष्ठ को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो फ्लक्स का मान भी आधा रह जाएगा। आधा रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? कैसे रह जाएगा आधा? देखिए ऐसे रह जाएगा। ये एक बेलनाकार बंद पृष्ठ है, बेलनाकार है, यहां आवेश क्यों रखा है? इस स्थिति में फ्लक्स गुजरेगा फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमने इसको काट दिया है, आधा काट दिया है, इसको आधा काट दिया है। यहां से आधा काट दिया है, तो इस हिस्से से ये जो बचा प्लस क्यू आवेश यहां हो गया, इस हिस्से से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों? नोट कर लें, इसे नोट कर लीजिए। अब गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। क्या कहा था गॉस ने भाई? गॉस ने कह दिया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके द्वारा घिरे कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता। चलिए एक गोलाकार पृष्ठ लेते हैं। मान लिया है गोलाकार पृष्ठ है और इस गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या r है। इस गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या है r और यहां इसके केंद्र पर प्लस q आवेश केंद्र पर रखा है
प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश इसके केंद्र पर रखा है, त्रिज्या है स्मॉल आर। यहां ये बिंदु P कोई है, बिंदु P, ये बिंदु P, जिसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव, एरिया एलिमेंट, जिसका क्षेत्रफल है dA और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA, जिसकी दिशा बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर। प्लस क्यू आवेश है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी ओर होगी। क्लियर बच्चों? अब इस छोटे से क्षेत्रफल dA से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा ये देखते हैं। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार पृष्ठ, गोलाकार बंद पृष्ठ, जिसके केंद्र पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश रखा है। तब चित्रानुसार बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, कितना फ्लक्स गुजरेगा बच्चे? छोटा सा क्षेत्रफल तो छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब ई डी ए कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ थीटा का मान कितना है? थीटा बराबर 0। क्यों? ई और डी ए एक दूसरे के समांतर है। थीटा 0 है तो ये हो जाएगा ई डी ए कोस 0 और ई डी ए, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू होती है 1। क्लियर बच्चों? तो इस छोटे से अवयव से इतना फ्लक्स गुजरेगा तो पूरे बंद पृष्ठ से कितना गुजरेगा? पूरे बंद पृष्ठ से कितना गुजरेगा? पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना गुजर जाएगा? मान लिया फाई ई, पृष्ठ समाकलन डी फाई ई, पृष्ठ समाकलन डी फाई ई, डी फाई ई। चलिए डी फाई ई हो गया, और डी फाई ई कितना था? ई डी ए, ई नियत है हर जगह, पूरे पृष्ठ पर नियत है। डीए, डीए मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ समाकलन डीए मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 लिखें। क्लियर बच्चों? अब मान लेते हैं यहां कोई इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा,
तो ये प्लस क्यू आवेश इस पर बल लगाएगा, ये प्लस क्यू आवेश इस पर बल लगाएगा। पहले विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं, बल की बात कर लेंगे। परंतु गॉस प्रमेय क्या कहती है? क्या कहती है बच्चों गॉस प्रमेय? गॉस प्रमेय तो ये कहती है भाई फाई ई बराबर तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। नोट कर लें इसे बच्चों, यहां से फिर हम साफ करेंगे इसको। नोट कर लीजिए इसे। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। क्यों? ये भी फाई, ये भी फाई। जब ये और ये बराबर तो ये भी आपस में बराबर। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कर दी है तुलना। ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। अब आइए अपने चित्र पर। बिंदु P पर एक प्लस क्यू 0 आवेश रख दिया, तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा। प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू 0 आवेश पर बल। कितना होगा बच्चों? F बराबर Q0E। पहले चैप्टर में पढ़ा था, पहले चैप्टर में ध्यान है। समीकरण 3 से E का मान रखने, E का ये मान यहां रख दीजिए। F बराबर Q नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या आ गया? अरे कूलाम का नियम हो गया, ये हो गया कूलाम का नियम। स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र है। समझ आई बच्चों? क्लियर टॉपिक? गॉस के नियम के आधार पर कूलाम के नियम की उत्पत्ति, कूलाम के नियम को हमने सिद्ध कर दिया है। और इसी के साथ ये वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में गॉस के नियम के अनुप्रयोग को लेकर। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।